द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, यूरोप में नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुई और यूरोप के मॉडर्न स्टेट, नेशन स्टेट कैसे बने, वही हमें पढ़ना है। देखिए, यूरोप में पहले नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। सारे स्टेट मॉडर्न स्टेट थे। इसका मतलब यूरोप में कोई भी कॉमन या कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप नहीं हुई थी, क्योंकि कॉमन और कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप होने से ही नेशनलिज्म आता है। क्योंकि यहां के लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, डिफरेंट एथनिक ग्रुप के थे। एक फेमस अंपायर हुआ करता था, हैब्सबर्ग अंपायर, और लोगों में कोई कॉमन या कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। इसका मतलब कोई नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप नहीं हुई। तो नेशनलिज्म आखिर यूरोप में बना कैसे, डेवलप कैसे हुआ, आइए पढ़ते हैं। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि हैब्सबर्ग एम्पायर कैसे दिखता था। कुछ ऐसा दिखता था। देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि किस नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होने में मिडिल क्लास का सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी नेशनलिस्ट मूवमेंट या नेशनल सेंटिमेंट को डेवलप कराने के लिए वहां पे मिडिल क्लास ही लीड करता है। बात करें इंडिया की, तो इंडिया के नेशनल मूवमेंट में भी मिडिल क्लास ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। बात करें फ्रांस की, जैसा हम लोग ने पिछले चैप्टर में देखा था, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे वहां के मिडिल क्लास ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोगों के अंदर कॉमन या कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप कराई। इसका मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कराने के लिए या मूवमेंट या रिवॉल्यूशन करने के लिए मिडिल क्लास का होना बहुत जरूरी है। लेकिन यूरोप में मिडिल क्लास तो था ही नहीं। तो जब यूरोप में मिडिल क्लास नहीं होगा तो नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे डेवलप होगी? यूरोप में केवल उस समय दो क्लास था, एक एरिस्टोक्रेसी और दूसरा पीजेंट। एरिस्टोक्रेसी की लाइफ बहुत ऊंची होती थी। दे यूज्ड टू लिव अ लग्जरियस लाइफ। वो खान पान, उनका रहन सहन बहुत ऊंचा होता था। वो फ्रेंच बोलते थे डिप्लोमेसी के लिए, आपस में शादी विवाह करते थे, बड़े बड़े प्रॉपर्टी, बड़े बड़े स्टेट्स वो रखते थे। और दूसरा क्लास होता था पीजेंट का क्लास, जो कि गरीब होता था। अब मिडिल क्लास तो था नहीं। तो यही दो क्लास थे यूरोप में, और मिडिल क्लास के नहीं होने के कारण ही ये वहां पे नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आई थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वहां पे मिडिल क्लास जन्म लेता है? आइए समझते हैं। यूरोप का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि इंग्लैंड में जिसकी शुरुआत होती है, वो होता है, और धीरे धीरे पूरे यूरोप में वह इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझाना हो तो मैं सिंपल वर्ड में कहूं कि पहले जो गुड्स बनते थे वो हाथों से बनते थे, मैनुअली। अब हैंडीक्राफ्ट होते थे। अब ये गुड्स फैक्ट्री में मशीन से बनने लगे। मशीन से जब गुड्स बनेंगे तो उनकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी। तो जितने ज्यादा गुड्स और सर्विसेज बनेंगे उतना ही जॉब क्रिएशन होगा। ज्यादा गुड्स, ज्यादा ट्रेडर चाहिए, ज्यादा मर्चेंट चाहिए, सबको संभालने के लिए मैनेजर चाहिए। तो वही जैसे जैसे गुड्स बने, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वैसे वैसे जॉब क्रिएशन हुआ। और उसी जॉब क्रिएशन की वजह से, वही जॉब जो क्रिएशन हुआ, उसी में मिडिल क्लास आता है। यही बिजनेसमैन, यही मैनेजर्स, यही इंजीनियर्स या यही क्लर्क मिडिल क्लास बनते हैं। और इसी मिडिल क्लास ने डिमांड रखी लिबरल नेशनलिज्म की। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कुछ डिमांड रखा। अब क्या डिमांड रखी, हम आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि लिबरल नेशनलिज्म होता क्या है। लिबरल नेशनलिज्म दो वर्ड, एक लिबरल जो लिबरलिज्म वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है फ्रीडम, और नेशनलिज्म की फीलिंग मैं बता ही चुका हूं कि एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कलेक्टिव या कॉमन आइडेंटिटी डेवलप करती है। वही कॉमन आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करके नेशन स्टेट को बनाना, वही है नेशनलिज्म। और लिबरल मतलब फ्रीडम। इसका मतलब एक ऐसा नेशन स्टेट बनाना जहां फ्रीडम हो, जहां इक्वालिटी हो। इस मिडिल क्लास ने, लिबरल नेशनलिस्ट ने इसी चीज की डिमांड की। अब इस लिबरल नेशनलिज्म के दो मायने हैं, पॉलिटिकल सेंस में, इकोनॉमिक सेंस में।
पॉलिटिकल सेंस में मतलब यह हुआ कि वो एक ऐसा नेशन स्टेट चाहते हैं जहां गवर्नमेंट कंसेंट से बने, सहमति से बने, जहां ऑटोक्रेसी और क्लेरिकल प्रिविलेज ना हो, जहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो, और जहां पे राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया जा सके। ये पॉलिटिकल सेंस में वो एक ऐसा नेशन स्टेट चाहते हैं। वहीं इकोनॉमिक सेंस में ये कहें तो वो एक ऐसा नेशन स्टेट चाहते हैं जहां फ्रीडम ऑफ मार्केट हो, जहां लोग सामान खरीद सकें, जहां गवर्नमेंट मार्केट में इंटरवीन ना करे, जिसका प्रोडक्ट अच्छा वही प्रोडक्ट बिकेगा। और दूसरा कि जो स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगाता है गुड्स के सर्विसेज पे वो हटा दिया जाए। ये फ्रीडम ऑफ मार्केट है इकोनॉमिक सेंस में। नेशन स्टेट वो ऐसा चाहते थे। अब ये डिमांड, ये क्यों इकोनॉमिक सेंस में वो ऐसा डिमांड क्यों चाहते थे, फ्रीडम ऑफ मार्केट? वो क्यों चाहते थे कि जो स्टेट रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है गुड्स पे वो हटा दे, रोक लगा रहा। रोक कैसे लगाता था? टैक्स के थ्रू, जिसे कस्टम बैरियर कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि मूवमेंट ऑफ गुड्स, एक प्लेस से दूसरे प्लेस गुड का मूवमेंट रोकने के लिए स्टेट टैक्स लगाता था, जिसे कस्टम बैरियर कहते हैं। और इसी कस्टम बैरियर को, इसी टैक्स को हटाने की बात किसने रखी? ये डिमांड किसने रखी? लिबरल नेशनलिस्ट ने। तो अब इसको एग्जांपल से थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, पहले जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स, मतलब जर्मन स्टेट्स टोटल 300 थे। आप लोग को पता होगा कि नेपोलियन आता है और इसको 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन बना देता है। इसको 300 स्टेट्स से 39 स्टेट्स, लेकिन फिर भी ये ज्यादा थे। अब इस 39 स्टेट्स में एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ले जाने पे टैक्स लगता था, कस्टम बैरियर। देखिए, एक वन मर्चेंट वॉज देयर हु वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग। वो जो जाता है जर्मन में ही जा रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, उसको 11 कस्टम बैरियर से होके गुजरना पड़ रहा है। और हर एक कस्टम बैरियर पे उसको 5% का टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब जो गुड्स का दाम यहां 100 रुपए है, वो दूसरे कस्टम बैरियर में 105 हो गया, 5% बढ़ गया। फिर तीसरे में जाएगा तो 105 का 5%, 110.25, ऐसे ऐसे गुड्स का दाम 150 हो गया। और सोचिए कि वो यहां से इस प्लेस जाता है पूरा टैक्स देके, और वहां पे उसका गुड्स भी ना बिके, उसको तो लॉस हुआ ना। इतनी प्रॉब्लम होती थी। और एक चीज, हर रीजन का जितने भी रीजन थे, सबका अपना अपना मेजरमेंट था। यहां पे एलए कहते हैं मेजरमेंट ऑफ क्लोथ, कपड़ा जिससे मापा जाता है। एक रीजन में 1 LA 54.7 सेंटीमीटर, दूसरे रीजन में 1 LA 55.1 सेंटीमीटर। ये अलग अलग, इतनी सारी प्रॉब्लम। तो जर्मन के जितने 39 स्टेट्स थे उसमें एक स्टेट था प्रशिया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट। उसी प्रशिया ने एक इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना हम ज़ोल्वेरिन बनाएं। ज़ोल्वेरिन मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। सारे को यूनिफाइड कर दें, एक टेरिटरी बनाएं, एक बार टैक्स लगे, और जितने भी अलग अलग रीजन का अलग अलग करेंसी है उसको कम करके 2 कर दिया गया। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए, और इसने भी लोगों के एक प्रकार की इकोनॉमिक यूनिटी, इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स लोगों को बढ़ाया, और धीरे धीरे इकोनॉमिक सेंस में और पॉलिटिकल सेंस में इन लिबरल नेशनलिस्ट ने ये डिमांड रखी, और धीरे धीरे उसमें नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होने लगी। आगे क्या हुआ देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।